औरत को स्टार मिल भी जाए तो क्या, उसे क्या पता जौज क्या होती है, होगी किसी की सिहारिशी। हवा में तीखी शराब की गंध तैर रही थी। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी 15वीं इन्फैंट्री डिवीजन की एक रेजिमेंट के सप्लाई डिपो के पीछे रखे एक कंटेनर का दृश्य था। वह जगह जौज के कैंप से ज्यादा किसी अड्डेबाओं की जगह लग रही थी। एक पुरानी लोहे की मेज पर बचे हुए मटन कबाब की हड्डियां और खुली हुई ओल्ड मॉनक्रम की बोतलें बिखरी थीं। बीच में एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा लाल था और वह टांग पर टांग चाए हुए था। वह इस यूनिट का असली कर्ता धर्ता माना जाने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव और सप्लाई इंचार्ज सूबेदार मेजर बलवान सिंह था। सूबेदार मेजर साहब, सुना है जो नई कमांडिंग ऑफिसर आ रही हैं वो पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस से हैं। उनके बारे में बड़ी जतरनाक बातें सुनने को मिली हैं। कहते हैं कि उनका निकनेम डायन है, जिसमें न दिल है न रहम। सामने बैठे हवलदार रामफल ने कबाब चबाते हुए डरते डरते कहा। लेकिन बलवान सिंह ने एक घूंट में रम का गिलास खाली करते हुए कहा, अरे रामफल, इतने साल की नौकरी क्या घास छील के की है? पैरा एसएफ हो या कोई और, ये उधमपुर है। यहां जंगली सुअर भी रास्ता भटककर ठंड से मर जाते हैं। स्पेशल फोर्सेज में बस स्टाइल मारने वाली वो औरत यहां की खींच भरी कागजी कार्रवाई को क्या समझेगी? 2-4 फाइलें देखकर ही उसका सिर चकरा जाएगा और वो रोने लगेगी। बलवान सिंह 30 से ज्यादा सालों से इस यूनिट में जत्स जमाए हुए एक पुराने पेन की तरह था। कमांडिंग ऑफिसर तो 1 या 2 साल में बदल जाने वाले मेहमान थे, लेकिन वह यहां का मालिक था। जब भी सप्लाई आती, सबसे अच्छी चीजें उसकी गाजी में जाती और सैनिकों की छुट्टियां उसके मूड पर तय होती थीं। पिछले कमांडिंग ऑफिसर भी उससे डरते थे, क्योंकि अगर वह नारा हो जाता तो यूनिट का काम ठप पड़ जाता। इसलिए वे भी उसे साहब कहकर ही बुलाते थे। सही कह रहे हैं मेजर साहब, आपके बिना हमारी रेजिमेंट चल ही नहीं सकती। लेकिन सेरेमनी का टाइम हो गया है, आपको वहां नहीं जाना? पास में बैठे हवलदार जसवंत ने मक्खन लगाते हुए पूछा। बलवान सिंह ने सिगरेट जलाते हुए कहा, कैसी सेरेमनी? अरे, अगर मैं वहां नहीं हूं तो वो कोई सेरेमनी थोड़ी है, बच्चों का खेल है। कह देना कि मेरा पेट राब था और मैं मेडिकल रूम में आराम कर रहा था। जो ऑफिसर बिना सलामी के अंदर आई है, उसके सामने सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे पहले दिन से ही औकात दिखानी होगी। तभी कंटेनर के बाहर बर्फीली हवा के साथ भारी मिलिट्री बूटों की आवाज सुनाई दी। यह किसी आम सैनिक की हल्की चाल नहीं थी। यह एक अनुशासित, सधी हुई और डरावनी शांति वाली चाल थी। धाम। कंटेनर का बंद दरवाजा एक बोरदार धमाके के साथ खुला, जैसे उसे उखा दिया गया हो। ठंडी हवा के झोंके से सिगरेट का धुआं एक पल में गायब हो गया। कौन है बे? बलवान सिंह ने गालियां बकते हुए जैसे ही मुंह उठाया, उसकी बोलती बंद हो गई। दरवाजे पर वर्दी में एक औरत खड़ी थी। उसकी वर्दी पर स्त्री की तेम धार थी और कंधों पर कर्नल रैंक के अशोक स्तंभ चमक रहे थे। और सबसे ज्यादा डराने वाली थीं उसकी ठंडी आंखें, जो किसी को भी जमा देने के लिए काई थीं। वह नई कमांडिंग ऑफिसर एसपीएम कर्नल मीरा सिंह राठौर थीं। उनके पीछे ड्यूटी ऑफिसर और गेट के संतरी हाफते हुए खाए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैडम, वो ड्यूटी ऑफिसर ने घबराकर कुछ कहना चाहा, लेकिन कर्नल मीरा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी नजरें सीधे शराब की महल और उस मेज के बीच बैठे बलवान सिंह पर टिकी थीं। मीरा धीरे धीरे कंटेनर के अंदर आईं। उनके बूटों की टक टक की आवाज उस छोटी सी जगह में गूंज रही थी। हर आवाज के साथ हवलदार रामफल और जसवंत डर के मारे अपनी जगह से खाए हो गए। यह एक अनजाना जौ था, लेकिन बलवान सिंह अलग था। वह जानबूझकर आराम से बैठा रहा और धीरे धीरे अपनी सिगरेट बुझाई। अरे कमांडिंग ऑफिसर मैडम, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं बस यहां आराम कर रहा था। आपने यहां तक आने की जहमत क्यों उठाई? बलवान की आवाज में ताना था। वह उठने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। यह एक खुली चुनौती थी। रैंक तुम्हारा ऊंचा होगा, लेकिन यहां के नियम मैं तय करता हूं। मीरा ने जवाब देने के बजाय मेज पर रखी रम की बोतल उठा ली। तबीयत इराब है और मरीन रम से अपना इलाज कर रहा है। उनकी आवाज धीमी लेकिन शांत थी। अरे, यह तो बस एक देसी नुस्खा है। जौज में इतने साल बिताने के बाद आदमी सब सीख जाता है मैडम।
आप जैसी अफसर जिन्होंने सिर्ज ऊपर बैठकर ट्रेनिंग की है, उन्हें यह सब कहां पता होगा। फील्ड में ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, बलवान ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। उसने सीधे मीरा की आंखों में देखते हुए आगे कहा, सच कहूं तो एक औरत क्या जानेगी इन जंगली जवानों को कैसे संभालना है। यह किताबों से नहीं होता। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप बस अपने दफ्तर में बैठकर गर्म चाय पीजिए और फाइलों पर साइन करती रहिएगा। एक पल के लिए कंटेनर की हवा भारी हो गई। रामफल और जसवंत ने सांस रोक ली और मीरा के चेहरे को देखने लगे। यह सान सान अपने सीनियर का अपमान था। मीरा के होंठ हल्के से मोहे। यह एक मुस्कान थी, लेकिन ऐसी मुस्कान जो देखने वाले को डरा दे। काम चलाना पड़ता है ना? मीरा ने रम की बोतल को उल्टा कर दिया। पूरी की पूरी बोतल बलवान सिंह के सिर पर उंडेल दी गई। ये क्या बदतमीजी है? बलवान चिल्लाते हुए अपनी जगह से उछल पड़ा। उसका सिर, चेहरा और वर्दी रम से तर हो गए थे। तुमने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा हद ही तुम्हें डिसइंफेक्ट कर दूं। कोई शिकायत? मीरा ने हाली बोतल को मेज पर होर से पटक दिया। पतली कांच की बोतल में दरार आ गई। बलवान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं इस यूनिट का राजा हूं। अरे ओ कर्नल, मान लिया कि तुम सीनियर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। मैंने इस यूनिट में 30 साल बिताए हैं। जब तुम डायपर पहनती थीं, तब मैं बंदूक लेकर इन पहाड़ों पर चेता था, बलवान ने चिल्लाते हुए कहा। मीरा ने एक पलक भी नहीं झपकाई। वह धीरे धीरे एक खतरनाक रफ्तार से बलवान की तरफ बढ़ी। बलवान अनजाने में पीछे हटने लगा। मीरा से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो उसने अपनी 30 साल की नौकरी में कभी महसूस नहीं की थी। यह सिर्फ रैंक का अधिकार नहीं था, यह एक शिकारी की गंध थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने असली लड़ाइयां लड़ी हों और मौत को करीब से देखा हो। सूबेदार मेजर बलवान सिंह। मीरा ने धीरे से उसका नाम लिया। तुमने 30 साल में क्या किया, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूंगी यह तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। उन्होंने बलवान का गिरेबान तो नहीं पकड़ा, लेकिन अपनी नजरों से उसे दीवार पर टांग दिया। मेरी यूनिट में सशांत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज से तैयार हो जाओ। तुम्हारे वो 30 साल के तजुर्बे को तुम्हारे गले से नीचे उतारूंगी। मीरा पीछे मुई और जमे हुए रामफल और जसवंत को देखा। तुम दोनों अभी के अभी परेड ग्राउंड में हाजिर हो। 1 मिनट की देरी पर 10 किलो वर्णन बा जाएगा। निकलो। जय हिंद। दोनों हवलदार बिना पीछे देखे वहां से भाग निकले। मीरा ने आयरी बार रम में भीगे चूहे जैसे दिख रहे बलवान को ठंडी नजरों से देखा और कंटेनर से बाहर निकल गईं। बलवान कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे पर लगी शराब पोंछने लगा। उसकी आंखों में नजरत भरी हुई थी जो मीरा की पीठ को घूर रही थी। ठीक है, देखते हैं। एक छोटी सी लड़की शेर की गुहा में आकर उसे दांत दिखा रही है। मैं तुम्हें यहां से बर्दाश्त करवाकर ही दम लूंगा, बस देखती जाओ। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हाँ शर्मा जी, मैं बोल रहा हूं। इस बार जो राशन आया है उसमें कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ, एक बहुत तेम औरत आई है, उसे पूरी तरह से कुचलना होगा। बलवान के होंठों पर एक घटिया मुस्कान फैल गई। जंग अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन की उस रेजिमेंट की हवा बदली हुई थी। रात भर में सैनिकों के बीच कल की घटना, जिसे रमशावर कांड कहा जा रहा था, एक कहानी की तरह फैल गई थी। 30 साल से यूनिट पर राज करने वाले सूबेदार मेजर बलवान सिंह की नई कमांडिंग ऑफिसर के हाथों बेइज्जती सैनिकों के लिए एक तरह का सुकून भी था और डर भी। उन्हें डर था कि कहीं बने लोगों की लड़ाई में वे न पिस जाएं। कर्नल मीरा सिंह राठौर सुबह 5 बजे बिगुल बजने से भी पहले अपने दफ्तर में थीं। उनकी मेज पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन वह फाइलें नहीं देख रही थीं। वह खिड़की से बाहर परेड ग्राउंड के कोने में बने लंगर रसोई घर को देख रही थीं। चिमनी से उठता धुआं कुछ कमहोर सा लग रहा था। जीपीएम साइज ड्यूटी ऑफिसर। मीरा ने इंटरकॉम दबाया। जी मैडम, ड्यूटी ऑफिसर कैप्टन आकाश बोल रहा हूं। आज सुबह का मेन्यू क्या है? जी 1 मिनट मैडम, चेक करता हूं। आज के मेन्यू में आलू पूरी, सब्जी और हलवा है। मीरा ने भोन रखकर एक हल्की मुस्कान दी। कागज पर तो मेन्यू शानदार था। उन्होंने अपनी टोपी पहनी, छई उठाई और दफ्तर से बाहर निकल गईं। मंथिल थी। लंगर में घुसते ही गर्म हवा और खाने की महक आई, लेकिन मीरा का माथा जल्द ही सिकुड़ गया।
स्वादिष्ट पूरी की खुशबू के बजाय वहां तेल की बासी गंध और पानी जैसी सब्जी की महक आ रही थी। जय हिंद मैडम। हैरान रसोइयों ने करछुल हाथ में लिए हुए ही सैल्यूट किया। मीरा ने हाथ हिलाकर उन्हें काम करने का इशारा किया और बड़े पतीले की तरह गईं। जिस पतीले पर आलू की सब्जी लिखा था उसका ढक्कन खोला। अंदर एक अजीब सी तरी तैर रही थी। आलू लगभग गायब थे और ऊपर सिर्फ तेल और पानी दिख रहा था। तरी का रंग भी ऐसा था जैसे मिट्टी मिला दी गई हो। ये आलू की सब्जी है? मीरा के सवाल पर लंगर का इंचार्ज, एक हवलदार, घबराया हुआ सामने आया। जी, वो सप्लाई थोड़ी देर से आई थी तो आलू कम पाज गए, इसीलिए त्री यादा बना दी। कम पार गए? कागन पर तो लिखा है कि कल ही 100 किलो आलू आए हैं। मीरा ने पास रखे हलवे के पतीले का ढक्कन खोला। हालत वैसी ही थी। हलवा कम और पानी ज्यादा था, जैसे चाशनी में सूजी के कुछ दाने डाल दिए हों। जवान ट्रेनिंग से लौटकर ये खाते हैं? कश्मीर की इस बर्फीली हवा में मीरा की आवाज धीमी और खतरनाक हो गई थी। लंगर का इंचार्ज सिर्ज होंठ चबाता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। मीरा जानती थी यह इंचार्ज असली मुजरिम नहीं है, वह तो सिर्ज एक प्यादा है। उसी समय यूनिट के पिछले गेट के पास एक ढाबे पर, जो असल में फौज के साथ होने वाले काले धंधों का अड्डा था, हंसी की आवाजें आ रही थीं। अरे बलवान साहब, इस बार का राशन तो बहुत बढ़िया है, चिकन एकदम ताड़ा है। ढाबे का मालिक शर्मा जी प्लेट में चिकन रखते हुए बोला। वह चिकन वही था जो मीरा को लंगर में नहीं मिला था। बलवान सिंह ने एक टुक्का मुंह में रखते हुए आंखें बंद कर लीं। मैं कौन हूं? शर्मा जी, लड़कों के खाने से थोड़ा सा निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें तो वैसे भी मसाले का स्वाद आता है, चिकन का स्वाद क्या समझेंगे। लेकिन हां, पेमेंट टाइम पर कर देना। इस बार मेरा मूड बहुत खराब है। अरे, वो नई महिला ऑफिसर की वजह से? सुना है भाई तरनाक है। द तरनाक नहीं, बस घमंड में चूर है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा पूरी तरह से। बलवान ने एक और घूंट लिया। लेकिन शर्मा जी, सिर्फ चिकन से काम नहीं चलेगा, ठंड भी बत रही है। शर्मा जी ने तुरंत सिर हिलाया। हां साहब, आजकल टूरिस्ट और ट्रैकिंग वाले केरोसिन हीटर बहुत मांग रहे हैं, लेकिन माल मिल नहीं रहा। जॉर्ज वाले हीटर सबसे अच्छे होते हैं, हर हीटर के 5,000 रुपये। मैं गोदाम से सारे हीटर निकलवा दूंगा, बस कागज पर लिख देंगे कि पुराने और खराब हो चुके थे, इसलिए कबान में फेंक दिए। बलवान हंसा। सैनिकों को कहा कि ठंड में जिन हीटरों से हाथ सेंकने थे, वे अब उसकी शराब और अय्याशी का अर्ज बनने वाले थे। आपकी बात ही अलग है मेजर साहब, लेकिन अगर उस लेडी ऑफिसर को पता चल गया तो? चिंता मत कर। औरतें दिखावे में तो होशियार होती हैं, लेकिन बब्बे मामलों को नहीं समझती। और सारे एनएसईओ मेरे साथ हैं। कौन जाकर बताएगा? मेरे एक इशारे पर सब काम करते हैं। वह तो सिर्फ एक कठपुतली है। बलवान अपनी तात के नशे में चूर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कठपुतली इस ढाबे के बिल और चॉन कॉल्स की जांच करने की तैयारी कर रही थी। दोपहर के खाने के समय लंगर सैनिकों से भरा हुआ था। यार, ये तो हद है। आज स्पेशल लंच था, लेकिन दाल तो पानी जैसी है। सैनिक शिकायत करते हुए भी भूख की वजह से खा रहे थे। तभी लंगर का दरवाना खुला और कर्नल मीरा अंदर आई। सब चुप हो गए। खाना खाते रहो। मीरा अमसरों की मेस में जाने के बजाय सैनिकों की लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो गईं। उन्होंने तुद अपनी थाली उठाई और वही खाना लिया जो सैनिकों को मिल रहा था। वह सैनिकों के बीच एक बेंच पर बैठ गईं। सामने बैठा एक सैनिक डर के मारे खांसने लगा। पानी पियो। मीरा ने अपना गिलास उसे दे दिया और फिर चुपचाप एक चम्मच दाल मुंह में डाली। जीभ पर एक बेस्वाद और अजीब सा स्वाद आया। उनकी आंखें ठंडी हो गईं। बलवान सिंह, तूने सिर्फ राशन नहीं, मेरे जवानों का खून और पसीना खाया है। मीरा ने पूरी थाली खत्म की, एक दाना भी नहीं छोड़ा। यह एक कसम थी। यह घटिया खाना खिलाने की सजा वह जरूर देंगी। खाना खत्म करके जब मीरा बाहर निकली तो सामने से बलवान सिंह आता हुआ दिखा, जिसके मुंह में टूथपिक थी। खाना हो गया मैडम? अमसरों की मेज का खाना तो अच्छा था ना? बलवान ने ताना मारा। मीरा ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत यादगार स्वाद था, और तुम्हारा पेट तो भर गया होगा। बलवान, चेहरे पर काई तेल चमक रहा है। जी, मैं तो कुछ भी खा लेता हूं। अच्छा, तो आगे के लिए तैयार रहना। अब से तुम्हारा डाइट चार्ट मैं खुद बनाऊंगी, एकदम सादा और बिना तेल वाला।
मीरा उसके कंधे पर हल्के से थपथपाकर आगे बहा गई। बलवान ने खमीन पर थूकते हुए कहा, बई आई मैनेज करने वाली। लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा की जेब में एक छोटा सा रिकॉर्डर चल रहा था और उसके दिमाग में बलवान सिंह का शिकार करने के लिए एक जाल बुना जा चुका था। कश्मीर में सर्दियां जल्दी और बेरहमी से आती हैं। अक्टूबर खत्म होते होते हवा चाऊ की तरह तेम हो गई। रात में तापमान 0 से नीचे चला जाता था और संतरियों के होंठ नीले पा जाते थे। लेकिन सप्लाई का गोदाम खाली था। सैनिकों को दिए जाने वाले गर्म कप्पे और हीटर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर में मीरा खिड़की से बाहर गिरती बर्ज को देख रही थी। मैडम, चार्ली कंपनी के लेफ्टिनेंट समीर वर्मा रिपोर्ट कर रहे हैं, अंदर आओ। दरवाजा खोलकर जो अफसर अंदर आया वह चार्ली कंपनी का नया प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट समीर वर्मा था। वह नया नया कमीशन हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। क्या बात है लेफ्टिनेंट? रिपोर्ट तो कंपनी कमांडर के वीरिये आनी चाहिए थी। माम कीजिए मैडम, लेकिन मामला बहुत जरूरी है। प्लीज मेरे जवानों को बचा लीजिए। समीर ने सिर झुकाते हुए कहा। बचा लीजिए? क्या मतलब? कल रात घात लगाकर बैठने वाले ऑपरेशन में मेरे 2 जवानों को फ्रॉस्टबाइट, ठंड से ऊतकों का गलना के शुरुआती लक्षण दिखे हैं। जो हीटर दिए गए हैं वे खराब हैं, जलते ही नहीं और गर्म दस्ताने फटे हुए हैं। जब भी मैं सप्लाई ऑफिस जाता हूं वे कहते हैं कि सामान नहीं है। समीर कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन अमसरों के क्वार्टर के पास कूड़ेदान में इस्तेमाल किए हुए अच्छे हीटर के डिब्बे मिले हैं। जवान ठंड से मर रहे हैं और कोई और हीटर इस्तेमाल कर रहा है। प्लीज मैडम, आप सुध देखिए। मीरा की आंखें चमक उठीं। जिसका इंतहार था वह हो गया। ठीक है, मैं देखती हूं, तुम जाओ। समीर के जाते ही मीरा अपनी जगह से उठी। उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और कमर पर पिस्टल का बेल्ट बांधा। वह सीधे सप्लाई गोदाम की तरफ गईं। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उससे उनका खून खौल उठा। सप्लाई गोदाम के बाहर लेफ्टिनेंट समीर फिर से खचा था। शायद उसे चैन नहीं मिला था और उसके सामने बलवान सिंह खचा था। मेजर साहब, प्लीज मान जाइए। आज रात फिर से ऑपरेशन पर जाना है। लड़कों के हाथ जम रहे हैं। बस एक पेटी दे दीजिए। समीर लगभग गेहंगेहा रहा था, लेकिन बलवान ने टूथपिक चबाते हुए कहा, अरे लेफ्टिनेंट, एक बार में समझ नहीं आता क्या? नहीं है मतलब नहीं है। ऊपर से सप्लाई नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? मैं क्या हीटर बनाता हूं? झूठ मत बोलिए। कल ढाबे के ट्रक में हीटर के डिब्बे चढ़ते हुए एक जवान ने देखा था, समीर ने गुस्से में कहा। उसी पल बलवान का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और एक जंगली जानवर जैसा भाव आ गया। क्या बोला बे तू? बलवान ने समीर के सीने पर उंगली से धक्का दिया। ऐ समीर, लेफ्टिनेंट बन गया तो सिर चढ़ेगा क्या? मैं तेरे बाप की उम्र का हूं। जब तू पैदा हुआ था तब से मैं यहां हूं। एक नया नया लेफ्टिनेंट सूबेदार मेजर से आंख मिलाएगा? यह रैंक का मामला नहीं है। थक। बलवान ने समीर के पैर पर अपने बूट से भोर से मारा। समीर ललखाकर गिर पड़ा। आसपास के जवान देखकर भी डर से मुंह फेर गए। तेरे जवान ठंड से मरे या जिए, मेरी बला से। जौजी को दिमाग से महबूत होना चाहिए, हीटर नहीं मांगना चाहिए। आजकल के लाके एकदम बेकार हो गए हैं। बलवान ने गिरे हुए समीर के सिर पर हल्के से मारते हुए उसका अपमान किया। एक और बार मेरे सामने आया तो वर्दी उतरवा दूंगा। बलवान खमीन पर थूककर जैसे ही मुना, एक ठंडी आवाज ने हवा को चीर दिया। वह आवाज सुनकर बलवान चौंक गया। वहां कर्नल मीरा सिंह राठौर खजी थीं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, नजरत थी। मैडम, आप यहां? मैं बस इसे थोड़ा अनुशासन सिखा रहा था। आजकल के नए अफसरों को तमी नहीं है, बलवान ने घबराकर कहा। लेकिन मीरा ने उसे नगरंदा किया और गिरे हुए समीर को उठाया। चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं मैडम। मीरा ने समीर के कंधे को थपथपाया और फिर बलवान की तरमुई। बाप की उम्र? बलवान, क्या एक बाप का काम अपने बच्चों का खाना चुराना, उन्हें ठंड में मरने के लिए छोड़ना और उनके पैरों पर मारना होता है? नहीं, वो तो मैं बस जौज का अनुशासन। अनुशासन? क्या तुम्हारे अनुशासन का मतलब चोरी को सही ठहराना है? मीरा एक कदम और आगे बढ़ी। आप हद पार कर रही हैं। मैंने चोरी की है, कोई सबूत है? सबूत? मीरा ने अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाला। स्क्रीन पर बलवान की समीर को मारते हुए वीडियो चल रही थी। फिर उन्होंने एक और ऑडियो चलाया। हर हीटर के 5,000 रुपए।
मैं गोदाम से सारे हीटर निकलवा दूंगा। यह शर्मा जी के साथ हुई बातचीत थी। बलवान का चेहरा सैद पा गया। ये जाल है, ये सब झूठ है। झूठ है या सच, ये मिलिट्री पुलिस की फॉरेंसिक टीम बता देगी। और शायद तुमने सुना नहीं, शर्मा जी पहले ही अपना बयान दे रहे हैं। असल में शर्मा जी अभी पखे नहीं गए थे। यह मीरा का एक दांव था, लेकिन बलवान के लिए यह बर किसी बिजली के झटके जैसी थी। घायल चूहा बिल्ली पर हमला करता है। बलवान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। 30 साल में बनाया उसका साम्राज्य ढह रहा था, और वह भी एक औरत के हाथों। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मुट्ठियां का माना चला करता है, तुझे मैं हिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलवान मीरा की तरफ दौड़ा। एक भारी भरकम आदमी का पूरा वर्णन उस हमले में था। आसपास के जवान चीप रहे, लेकिन मीरा हिली भी नहीं। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। आओ, हमला करो, तभी तो मैं तुम्हें कानूनी तौर पर तो सकती हूं। मीरा की आंखें एक शिकारी की तरह चमक उठीं। तेरी इतनी हिम्मत, मरने का शौक है क्या? बलवान की आंखों में चून उतर आया था। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक जानवर की तरह चीते हुए मीरा पर हमला कर दिया। एक 100 किलो से ज्यादा वर्ण का शरीर एक तूफान की तरह आगे बढ़ा। दतरा, लेफ्टिनेंट समीर चिल्लाया। उसे लगा कि कोई भी उस जैसे भालू से टकराकर बच नहीं सकता, लेकिन मीरा शांत खड़ी रही, जैसे किसी जंगली सुअर को देख रही हो। जैसे ही बलवान का घूंसा उनके चेहरे पर पटने वाला था, मीरा का शरीर एक भूत की तरह हल्का सा घूम गया। बलवान का घोंसा हवा में चला गया। उसका भारी शरीर अपना संतुलन खोकर आगे की तरफ झुक गया। मीरा ने यह मौका नहीं जाने दिया। कहा, एक ठंडी आवाज के साथ मीरा का दाहिना हाथ एक सांप की तरह आगे बढ़ा। उन्होंने बलवान की कलाई पगजी, अपना बायां पैर उसके टखने के पीछे अबाया और एक घुमाव के साथ उसे अपनी तरफ खींच लिया। यह मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन नमूना था। धाम, एक भोरदार आवाज के साथ धूल का गुबार उठा। बलवान हवा में आधा घूमकर अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरा। उसकी सांसें अटक गईं। मेजर साहब, दूर से यह देख रहे सप्लाई यूनिट के कुछ एनएससीओ, जो बलवान के चमचे थे, दौड़ कर आए। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक हवलदार ने आगे बढ़कर कहा, यह क्या बदतमीजी है मैडम? आप एक सीनियर एनसीओ पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? यह तो हमला है। मीरा ने जमीन पर पारे बलवान को देखते हुए कहा, हमला नहीं, गिरफ्तारी। अपने सीनियर पर हमला करने वाले एक अपराधी को जाबू में किया जा रहा है। बात समझ नहीं आ रही क्या? पकड़ो इन्हें। हवलदार ने इशारा किया और 2 जवान मीरा के हाथ पकड़ने के लिए आगे बपने। माम करना मैडम, चोट नहीं चाहिए तो चुपचाप खड़ी रहिए। जैसे ही एक जवान ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा, काकक, एक भयानक आवाज आई। आह, उस जवान की ची गूंज उठी। मीरा ने उसकी उंगलियां उल्टी दिशा में मोड़ दी थीं। फिर उन्होंने अपने घुटने से उसके पेट पर वार किया। वह मुंह से झाग निकालता हुआ गिर पड़ा। बाई तीनों एनएससीओ रुक गए। ये क्या है? आओ, अब कोई रहम नहीं होगा। मीरा लाड़ने की पोजीशन में आ गई। यह कोई विल्मी स्टाइल नहीं था। यह पैरा एसएफ का असली लाड़ने का तरीका था, क्राव मागा। पागल औरत। एक हवलदार घूंसा चलाते हुए दौड़ा, लेकिन उसका घूंसा मीरा को छू भी नहीं पाया। मीरा ने झुककर उसके पेट में अपनी कोहनी से वार किया, फिर एक लात उसकी जांघ पर मारी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। अगला। मीरा की नजरें बाही बचे हवलदार पर गईं। वह डर से पीछे हटने लगा। उसके सामने एक औरत नहीं, एक जानलेवा मशीन थी। तभी जमीन पर प्राय बलवान ने अपनी जेब से कुछ निकाला। एक चमकता हुआ रामपुरी चाऊ। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। बलवान चाऊ लहराते हुए मीरा की पीठ की तरफ दौड़ा। मैडम, पीछे। जवान चीपड़े, लेकिन मीरा को जैसे पीछे भी आंखें थीं। वह बिना मुंह घूमी और चाऊ वाले हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। चाऊ, मतलब तुम अपनी आखिरी हद पर आ गए हो? बलवान। मीरा की आवाज डरावनी रूप से शांत थी। उन्होंने बलवान की कलाई को ऐसे मरोहा कि चाऊ जमीन पर गिर गया और फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। धाम। इस बार का झटका पहले से कहीं ज्यादा था। बलवान बेहोश हो गया। मीरा ने उसके सीने पर अपना बूट रखा और चारों तरफ देखा। इस यूनिट के ताकतवर कहे जाने वाले 5 लोग जमीन पर पड़े करा रहे थे। वहां सन्नाटा छा गया। सब चुप थे। यह पैरा एसएफ की ताकत का एक भयानक प्रदर्शन था। मीरा ने अपनी वर्दी ठीक करते हुए मिलिट्री पुलिस को आदेश दिया, देख क्या रहे हो?
ये सब सीनियर पर हमला करने और जान से मारने की कोशिश के अपराधी हैं। सबको हथकड़ी लगाओ। जी मैडम। बलवान को घसीट कर ले जाया जा रहा था, लेकिन वह अब भी चिल्ला रहा था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे पता नहीं मेरे पीछे कौन है। मीरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनकी नजरें हमीन पर पड़े चाबियों के गुच्छे पर थीं। तेरे पीछे कोई भी हो, अब मैं उन सबको खोद कर निकालूंगी। मीरा ने चाबियां उठा लीं। यह सिर्फ चाबियां नहीं थीं, यह इस सशी हुई यूनिट का ऑपरेशन करने वाले ओआर थे। बलवान और उसके साथियों के जाने के बाद रेजिमेंट में एक तनावपूर्ण शांति छा गई। मीरा ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट समीर और इंटेलिजेंस ऑफिसर को साथ लिया और उस जंग लगे कंटेनर की तरह गईं जिस पर कबान घर लिखा था। मैडम, यह तो बस कुआं घर है। बलवान साहब कहते थे कि यहां चूहे हैं, इसीलिए किसी को आने नहीं देते थे। चूहे तो होंगे, लेकिन बहुत बब्बे और लालची चूहे। मीरा ने सबसे बही चाबी ताले में लगाई। दरवाना एक तेम आवावा के साथ खुला। अंदर अंधेरा और सहांध के बजाय सूखी और ठंडी हवा थी। जैसे ही लाइट जली, समीर और इंटेलिजेंट ऑफिसर की आंखें खुली रह गईं। ये सब क्या है? वह जगह किसी सुपरमार्केट के गोदाम जैसी लग रही थी। एक तरफ जौज के गर्म कपों और हीटरों के डिब्बे छत तक लगे थे, दूसरी तरफ महंगी विदेशी शराब और राशन के डिब्बे प्राय थे जो सैनिकों के स्पेशल लंच के लिए थे। हे भगवान, ये तो लाखों का सामान है। समीर के पैर कांपने लगे। जब उसके जवान ठंड से मर रहे थे, तब बलवान यहां अपना पाचाना जमा कर रहा था। मीरा ने गोदाम में घूमते हुए एक मेज की दरार खोली। अंदर एक पुरानी डायरी और कैश के लिए आए थे। मीरा ने डायरी खोली। 1 अक्टूबर, शर्मा जी को 50 हीटर दिए, 2.5 लाख रुपए मिले। 3 अक्टूबर, शर्मा जी को 2 बोतल विस्की दी, अगले बिल में एडजस्ट। 28 सितंबर, डिवीजन के सप्लाई ऑफिसर को रिश्वत 2 लाख रुपए। 15 सितंबर, कर्नल साहब के लिए स्पेशल राशन। डायरी में तारीख, सामान, राम और रिश्वत लेने वालों के नाम सा लिखे थे। वाह, क्या ईमानदारी से अपना पाप लिखा है। मीरा ने डायरी बंद की। यह सिर्फ एक डायरी नहीं, एक बम था जो पूरी डिवीजन को हिला सकता था। तभी बाहर शोर हुआ। दूसरे एनएससीओ वहां जमा हो गए थे। जैसे ही उन्होंने गोदाम का सामान और मीरा के हाथ में डायरी देखी, उनके चेहरे सेध पड़ गए। लगता है तुम लोग भी देखने आए हो। देखना चाहोगे कि इस डायरी में तुम्हारा नाम है या नहीं। मीरा की ठंडी आवाज सुनकर सबने सिर झुका लिया। एक एनसीओ रोते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। मैडम, मुझे मां कर दीजिए। मेजर साहब ने मुझसे बर्दस्ती करवाई। बाजी भी गेंगे जाने लगे। मीरा ने उन्हें घूरते हुए कहा, नहीं पता था? गोदाम में इतना सामान भरा था और तुम्हें नहीं पता था? यह नाढ़ाबिलियत है। और अगर पता था तो तुम भी मुजरिम हो। दोनों ही सूरतों में तुम वर्दी पहनने के लाया नहीं हो। मीरा ने डायरी मिलिट्री पुलिस को सौंप दी। इसकी एक कॉपी मुझे चाहिए। अगर ओरिजिनल खो गई तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। उस रात 15वीं डिवीजन की रेजिमेंट में एक अलग ही जश्न था। मीरा ने विप्त किया हुआ सारा सामान तुरंत सैनिकों में बांटने का आदेश दिया। अरे, ये तो असली हीटर है। देख, कितने गर्म दस्ताने हैं। सैनिक बच्चों की तरह जुश थे और सुबह के नाश्ते के समय लंगर में असली खाना बना। मीरा जुद वहां मौजूद थी। पतीलों में असली आलू, पूरी और गांजा हलवा बन रहा था। सुबह की परेड में 2000 से ज्यादा जवानों के चेहरे पर एक नई चमक थी। मीरा ने माइक पर आकर कहा, कल इस यूनिट के कैंसर सूबेदार मेजर बलवान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने तुम्हारा खाना चुराया, तुम्हारे कप्पे बेचे। एक कमांडर के तौर पर मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने ऐसा होने दिया। मैं माफी मांगती हूं। मीरा ने स्टेज पर सिर झुका लिया। एक कमांडिंग ऑफिसर का जवानों से माजी मांगना एक अभूतपूर्व घटना थी। जवान हैरान थे। मीरा ने सिर उठाकर कहा, लेकिन आज से सब कुछ बदलेगा। तुम्हारे हां की लाई मैं लाऊंगी। तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम भूखे नहीं रहोगे। तुम सिर्फ दुश्मन से लाने के बारे में सोचो। तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं और मेरे जवानों को जो भी छुएगा, चाहे वो दुश्मन बाहर का हो या अंदर का, मैं उसे चीर दूंगी। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था। कल मीरा का रूप देखने वाले जवान जानते थे कि यह सच है। अब सब लंगर में जाओ और पेट भरकर खाओ। जिसने खाना छोड़ा उसे सजा मिलेगी। जय हिंद। जवानों की दहाव ने पहाड़ों को हिला दिया। लंगर में उनकी आंखों में आंसू आ गए।
थाली में ढेर सारी पूरी सब्जी और हलवा था। कोनों में फलों और जूस के डिब्बे भी रखे थे। यार, ये सपना तो नहीं है? लेफ्टिनेंट समीर एक कोने में बैठा रो रहा था। क्या हुआ सर? खाना ज्यादा तीखा है क्या? एक जवान ने मजाक किया। समीर ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं यार, बस बहुत स्वादिष्ट है। मीरा दरवाजे पर खई यह सब देख रही थीं। जवानों के खाने और हंसने की आवाज़ें उन्हें किसी संगीत से ज्यादा मीठी लग रही थीं। डायन कही जाने वाली मीरा के चेहरे पर पहली बार एक गर्म मुस्कान आई थी। सहा हुआ पानी निकल चुका था और अब उस खाली जगह को भरोसे और भाईचारे ने भर दिया था। कर्नल मीरा सिंह राठौर की कहानी का अभी सिर्फ पहला पन्ना लिखा गया था। मुलाकात का समय है। मिलिट्री जेल की कोठरी में बंद बलवान सिंह ने आंखें खोलीं। वह कमजोर और बिखरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जहर अभी भी बाजी था। मुलाकात के कमरे में उसका वकील और उसकी पत्नी बैठे थे। वकील साहब, क्या हुआ? हालात ठीक नहीं है मेजर साहब। कर्नल मीरा के पास जो डायरी है वह बहुत खतरनाक सबूत है। रिश्वत, चोरी, अगर ऐसा ही रहा तो 10 साल की जेल हो सकती है। 10 साल? बकवास बंद करो। मैंने उन बड़े अफसरों को कितना पैसा खिलाया है, मैं अकेला नहीं डूबूंगा, बलवान ने गुस्से में कहा। फिर उसने धीरे से कहा, एक तरीका है, हमें कहानी पलटनी होगी। हमें यह साबित करना होगा कि कर्नल मीरा ने मुझे फंसाने के लिए दानून तोजा है। मतलब? ढाबे वाले शर्मा जी से संपर्क करो, उससे कहो कि वह बयान दे कि कर्नल मीरा ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और झूठे बिल बनवाए। फिर मीडिया में खबर फैलाओ, एक महिला कर्नल का घमंड, बेवसूर एनएसईओ को बनाया बलि का बकरा। पत्रकार ऐसी झबरों के लिए पागल रहते हैं। ठीक है, मैं शर्मा जी को संभाल लूंगा, बलवान ने बोन रखते हुए कहा। मीरा, जंग ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। 3 दिन बाद कर्नल मीरा के दफ्तर में दिल्ली से आई जांच टीम बैठी थी। कर्नल मीरा, आपके सिलाह एक शिकायत आई है, एक सीनियर अफसर ने कहा। बलवान सिंह के पक्ष ने आरोप लगाया है कि आपने एक आम नागरिक शर्मा जी को धमकाया और जबरदस्ती झूठा बयान लिया। जब तक जांच पूरी नहीं होती, आपको ड्यूटी से सस्पेंड किया जाता है। मीरा ने चाय का कप नीचे रखा। एक अपराधी की बात पर आप इतना यकीन कर रहे हैं? मेरे जवान उसके चुराए हीटरों की वजह से बीमार पड़े, उसका क्या? आप लोगों का दिमाग ठीक है? बांध संभाल कर बात करो। हमारे पास शर्मा जी का बयान है कि तुमने उसे चाकू से धमकाया। शर्मा जी, मीरा ने सोचा। वह बाहर से खेल रहा था। ठीक है, मैं सस्पेंशन स्वीकार करती हूं, लेकिन एक बात बताइए, वो शर्मा जी अभी कहां है? सुना है इंछन के एक अस्पताल में भर्ती है। कहता है कि तुम्हारी धमकी से उसे गहरा सदमा लगा है। अस्पताल? ठीक है। मीरा दफ्तर से बाहर निकल गई। मैडम, आपको सस्पेंड कर दिया? समीर ने पूछा। चिंता मत करो समीर, बस एक छोटी सी छुट्टी पर जा रही हूं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। साई करने के लिए झांझू की जरूरत होती है और वर्दी पहनकर झांझू ठीक से नहीं चलती। चूहों को बिल से निकालना ही होगा। उस रात मीरा के क्वार्टर से जीप नहीं, बल्कि एक काले रंग की स्पोर्ट्स बाइक तेही से निकली। उन्होंने वर्दी की जगह लेदर जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी। उनका मंथिल थी इंछन झूठों की बान खींचने। इंछन के एक नाइट क्लब के नीचे एक बड़ा अवैध जुआघर चल रहा था। मीरा को पता चला था कि शर्मा जी अस्पताल में नहीं, यहां जुआ खेल रहे हैं। अंदर जाने का पैसा लगेगा। 2 गुंडों ने उन्हें रोका। एक ने मीरा के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। काकक, आह। मीरा ने उसकी उंगलियां तोड़ दी और कोहनी से उसकी ठोड़ी पर वार किया। दूसरा गुंडा कुछ समझ पाता उससे पहले एक लात उसके पेट में पड़ी। मीरा ने दरवाजे को ठोकर मारकर खोला। अंदर सिगरेट के धुएं और शोर के बीच शर्मा जी ताश खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने मीरा को देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं। तुम यहां? लगता है अस्पताल का खाना पसंद नहीं आया, मीरा ने कहा। पखो इसे, आज इसे खत्म करके समंदर में फेंक दो, शर्मा जी चिल्लाया। लगभग 20 गुंडे बेसबॉल बैट और डंडे लेकर मीरा की तरफ आए। एक गुंडे ने बैट घुमाया, लेकिन मीरा ने झुककर उसका हाथ मरोआ और बैट छीन लिया। खट! उन्होंने बैट से उसके घुटने तोड़ दिए। अगला 5 मिनट में जुआघर एक जंग का मैदान बन चुका था। मीन पर गुंडे कराह रहे थे और सिर्फ मीरा खाई थी। उन्होंने शर्मा जी का गिरेबान पकड़कर उसे उठा लिया। पैसा? तुझे लगता है कि मेरे जवानों के चून की कीमत तू पैसे से चुकाएगा?
मां, मां, कर दो, बलवान ने कहा था। अब चुन ले, यहीं पर अपनी हड्डियां तुवाकर सच बोलेगा या चुपचाप पुलिस स्टेशन चलेगा? पुलिस स्टेशन, मैं सब बता दूंगा। शर्मा जी गेंगेहाने लगा। मीरा ने उसे हमीन पर फेंक दिया। तभी बाहर सायरन की आवाज आई। यह मिलिट्री पुलिस थी, जिसे मीरा ने पहले ही बुला लिया था। इसे ले जाओ और यहां के सारे सीसीटीवी फुटेज और खाते खबत कर लो। अगली सुबह जांच कमरे में बलवान आराम से कॉफी पी रहा था। तभी दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। उनके पीछे हथककियों में शर्मा जी था। बलवान के हाथ से कॉफी का कप गिर गया। शर्मा जी, मेजर साहब, मुझे मान कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, इन्होंने सब उगलवा लिया। शर्मा जी रोने लगा। मीरा ने एक रिकॉर्डर और कुछ कागज मेज पर रखे। ये रहा शर्मा जी का कबूलनामा, जिसमें लिखा है कि बलवान ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, और ये एक बोनस है। उन्होंने रिकॉर्डर चलाया। उसमें बलवान की आवाज थी, जो शर्मा जी से फोन पर बात कर रहा था कि कैसे उन्होंने बमे अफसरों को रिश्वत दी है। जांच करने वाले अफसरों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ है, बलवान चिल्लाया। बलवान, जिन बमे अफसरों पर तुझे भरोसा था, वे भी अब हिरासत में हैं। मैंने यह रिकॉर्डिंग सीधे रक्षा मंत्री के दफ्तर भेज दी है। तेरा खेल तुप्म हो गया। बलवान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मामला बहुत बड़ा हो चुका था। वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। मिलिट्री पुलिस उसे घसीट कर ले गई। जांच कमरे से बाहर लेफ्टिनेंट समीर और दूसरे अफसर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मीरा को देखते ही सैल्यूट किया। जय हिंद मैडम, आप ठीक तो हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना खाया? नहीं मैडम, आपका इंतजार कर रहे थे। चलो, आज पार्टी मेरी तरफ से। मेन्यू में चिकन टिक्का है। कुछ दिनों बाद खबर आई, सेना में बबे राशन घोटाले का पर्दाडाश। डिवीजन कमांडर समेत कई बबे अफसर गिरफ्तार। एक महिला कर्नल बनी हीरो। बलवान को 15 साल की सजा हुई। 15वीं डिवीजन की रेजिमेंट अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सैनिक सुस्त थे और ट्रेनिंग पहले से ज्यादा सख्त थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता था। उनके पास एक असली लीडर था। एक दिन मीरा को हेडक्वार्टर से जॉन आया। कर्नल, यूनिट तैयार है? जी सर, किसी भी समय। अच्छा, अब अपनी काबिलियत दिखाने का समय आ गया है। इस बार दुश्मन अंदर का नहीं, असली है। एलओसी पर घुसपैठियों की हरकत देखी गई है। अपनी रेजिमेंट को तैयार करो। मीरा की आंखें चमक उठीं। भ्रष्टाचार सान हो चुका था। अब एक असली जौजी का समय था। आदेश मिला सर, हम अभी निकल रहे हैं। सायरन की आवाज पूरी यूनिट में गूंज उठी। एक नई कहानी अब शुरू होने वाली थी। रात के अंधेरे में ऑपरेशन अलर्ट के तहत कर्नल मीरा की रेजिमेंट ने घुसपैठियों के रास्ते पर घात लगा दी थी। तापमान 20 डिग्री था, लेकिन जवान गर्म कपों और एक मजबूत भरोसे से लैस थे। 11 बजे की दिशा में कुछ हरकत है, पहचान नहीं हो पा रही। लेफ्टिनेंट समीर की आवाज वॉकी टॉकी पर आई। गोली मत चलाना, पहले पहचान करो, मीरा ने कहा, जो सबसे आगे की पोजीशन पर मौजूद थीं। समीर ने कोडवर्ड बोला। बादल। जवाब में बिजली के बजाय गोली चलने की आवाज आई। ठाय, दुश्मन है, हमला करो। लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन ट्रेंड आतंकवादी थे। वे छिपकर सटीक निशाना लगा रहे थे। एक जवान को गोली लग गई। मैडम, दुश्मन की फायरिंग बहुत तेज है। एक स्नाइपर भी है, हम सिर नहीं उठा पा रहे, समीर ने घबरा कर कहा। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, सिर नीचे रखो और अपनी पोजीशन पर डटे रहो। समीर ने मुड़ कर देखा। वहां कर्नल मीरा खड़ी थीं, हाथ में स्नाइपर राइफल लिए। मैडम, यहां खतरा है। जब मेरे बच्चे खून बहा रहे हों तो कमांडर पीछे नहीं छिपता। मीरा ने तेजी से आगे बढ़कर दुश्मन की पोजीशन को देखा। 11 बजे की दिशा में एक स्नाइपर, 1 बजे की दिशा में एक मशीन गन और 12 बजे की दिशा से 3 लोग आगे बढ़ रहे हैं। मीरा ने सांस रोककर ट्रिगर दबाया। पफ! एक धीमी आवाज के साथ मशीन गन वाला आतंकवादी नीचे गिर गया। इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता, मीरा ने दूसरी गोली चलाई। पफ! स्नाइपर भी ढेर हो गया। अब लाइट बम फेंको और हमला करो, मीरा का आदेश गूंजा। जय हिंद। जवानों ने जोश में भरकर हमला कर दिया। बारी बचे आतंकवादी भागने लगे, लेकिन मीरा ने उनका रास्ता रोक रखा था। एक आतंकवादी चाऊ लेकर मीरा पर झपटा। मर जा, मीरा ने हंसते हुए उसका हाथ रोका।
कोहनी से उसकी ठोड़ी तोड़ी और राइल के बट से उसे बेहोश कर दिया। तुमने खलती की। यह सिर्फ एक आर्मी कैंप नहीं है, यह वो जगह है जिसकी हिजात मैं करती हूं। लाई खत्म हो चुकी थी। रिपोर्ट करो। दुश्मन के 5 सदस्य मारे गए या पखे गए। हमारी तरफ कोई हताहत नहीं, सिर्फ एक जवान को मामूली चोट आई है, समीर ने सुशी से रोते हुए बताया। जवान एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मनाने लगे। वे जीत गए थे। एक बिखरी हुई यूनिट एक असली लानने वाली जॉर्ज बन चुकी थी। मीरा ने घायल जवान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। बहुत दर्द हो रहा है? मान करना। मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। नहीं मैडम, आपकी वजह से हम बिंदा हैं। शुक्रिया। जवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर बारी जवानों का सीना गर्व से चौहा हो गया। ये हमारी असली कमांडर हैं। समय बीता और बहार का मौसम आ गया। रेजिमेंट में कुछ जवानों की रिटायरमेंट सेरेमनी हो रही थी। मीरा की छाती पर वीर चक्र चमक रहा था, जो उन्हें उस ऑपरेशन के लिए मिला था। मैडम, जब आप आई थीं तो हमें लगा था कि आप एक डायन हैं, लेकिन अब आप हमारी मां जैसी लगती हैं। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। एक जवान ने रोते हुए कहा। डायन हो या मां, क्या राप आता है? तुम सब सही सलामत अपने घर लौट जाओ, मेरे लिए यही काई है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब रिटायर हो रहे जवान गेट से बाहर जा रहे थे, वे बार बार मुक कर देख रहे थे। परेड ग्राउंड के बीच में खजी उनकी लीडर कर्नल मीरा सिंह राठौर उन्हें विदा कर रही थीं। तभी नए जवानों से भरा एक ट्रक अंदर आया। लेफ्टिनेंट, मीरा ने अब कैप्टन बन चुके समीर से पूछा, आज रात का मेन्यू क्या है? मटन करी, पनीर और गुलाब जामुन। मैडम, बहुत अच्छा। लड़कों को पेट भरकर खिलाना। ट्रेनिंग सस्त होने वाली है। मीरा ने अपनी टोपी ठीक की और नए जवानों की तरफ चल पड़ी। उनके पीछे बसंत की गर्म हवा में रेजिमेंट का झंडा शान से लहरा रहा था। कर्नल मीरा सिंह राठौर एक किंवदंती बन चुकी थीं, जिसकी कहानी हमेशा सुनाई जाएगी। भारत माता की जय। नए जवानों की जोशीली दहाम आसमान में गूंज उठी। यह दहाम इस देश की सबसे महबूब दीवार और सबसे खूबसूरत गीत थी।